हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय कैसे होता है इसको बताएंगे। चलिए जानते हैं कि क्या होता है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप सभी जानते होंगे कि फेफड़े की जो कूपिकाएं हैं, यानी फेफड़े से जो भी गैस होती हैं, ऑक्सीजन होती है, हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाई जाती है। तो फेफड़े की जो कूपिकाएं होती हैं यही जो है गैसों का एक्सचेंज करती हैं। ठीक, तो कौन करता है? फेफड़ों की कूपिकाएं अंगूर की गुच्छे की तरह इन फेफड़ों के अंदर रहती हैं। तो ये होती है कूपिकाएं, और इनसे रक्त वाहिनियाँ लगी होती हैं। जो भी ऑक्सीजन होता है कूपिकाओं में, उनको रक्त वाहिनियों में भेज दिया जाता है, और जो रक्त वाहिनियों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको भेज दिया जाता है कूपिकाओं में। यानी कि जो यहाँ पे अधिक है, इसमें अधिक है, रक्त वाहिनियों में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, तो ये उच्च सांद्रता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर लेता है, यानी कि कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो उस साइड गमन कर लेगा, और इधर अगर ऑक्सीजन अधिक है तो इस साइड गमन कर लेगा। ठीक, तो विसरण क्रिया द्वारा जब ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों की कूपिकाओं से रक्त वाहिनियों में आदान प्रदान होना ही गैसों का विनिमय कहलाता है। ठीक, किसके द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। विसरण क्रिया के द्वारा जब गैसों का आदान प्रदान होता है, किसमें होता है? फेफड़ों की कूपिकाओं से रक्त वाहिनियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसी को कहते हैं गैसों का विनिमय। एक बार लिखा हुआ परिभाषा देखेंगे। विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े की कूपिकाओं से रक्त वाहिनियों में आदान प्रदान होना ही गैसों का विनिमय कहलाता है। अब बात आई विसरण क्या होता है। तो विसरण की परिभाषा देखेंगे। विसरण जब कोई पदार्थ अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करे तो इसे विसरण कहते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो एग्जाम्पल में लेते हैं किशमिश। एक बर्तन में जल को लेते हैं और इसमें हम किशमिश रखते हैं। ठीक, और किशमिश को कुछ टाइम बाद थोड़ा जब फूल जाएगा तो देखेंगे तो किशमिश अंगूर की तरह फूला फूला दिखेगा। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं कि किशमिश के ऊपर एक झिल्ली लगी जाती है जिसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बर्तन में पानी अधिक है, यानी कि इसकी सांद्रता उच्च है। कैसी सांद्रता है? उच्च सांद्रता है। और किशमिश की सांद्रता क्या है? निम्न है। कैसी है? निम्न है। तो जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता है तो तीर लगा रहे हैं तो अंदर प्रवेश कर रहा है, निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहा है। जब कोई पदार्थ अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें झिल्ली भी लगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, और जब गमन करने के बाद जो भी पदार्थ है वो उसके अंदर जो पदार्थ है वो अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे जल है यहाँ पे प्रवेश कर गया और किशमिश फूल गया, तो इसी को कहेंगे विसरण। ठीक, जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है तो वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, तो इसे कहते हैं विसरण। और परासरण क्या होता है? जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है तो इसे परासरण कहते हैं। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं रहेगा। जैसे कि हम सेंट की शीशी ले लिए। सेंट की शीशी में भरा हुआ है सेंट, और इसमें खुशबू की अधिक खुशबू की जो मात्रा है अधिक है, और जब हम इसके ढक्कन को खोलेंगे और इसको पंच करेंगे तो पूरे कमरे में खुशबू फैला देता है। तो यहाँ पे इसकी सांद्रता उच्च है, लेकिन जब कमरे में इसकी सांद्रता निम्न है, बिल्कुल भी खुशबू नहीं है। पंच किए तो पूरे कमरे में फैल गया। तो इसमें देख रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं है। कमरे में पूरी फैलने के लिए, अगरबत्ती है तो पूरे कमरे में फैलने के लिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। तो जब अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं रहे तो उसे परासरण कहेंगे, और जब अर्धपारगम्य झिल्ली रहे तो इसे विसरण कहेंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो कूपिकाएं हैं इस पे झिल्ली लगी होती हैं, और जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं इनमें भी
पतली झिल्ली लगी होती हैं और इन्हीं झिल्ली के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक्सचेंज होता है, ठीक, आदान प्रदान होता है। तो जब उच्च सांद्रता रहेगा निम्न सांद्रता की ओर गमन कर लेता है, तो इसीलिए कहा गया है विसरण के माध्यम से ये प्रक्रिया होती है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है वह प्रति मिनट 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है और प्रति मिनट 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है, ठीक। 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है लेकिन 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है। हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, तो ये है लंग एल्विलाई। लंग एल्विलाई यानी कि फेफड़े की कोशिकाएं हैं, और ये है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी यानी कि रक्त वाहिनियाँ हैं, और PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 100 mmHg होता है। लंग्स में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो 100 mmHg होता है, लेकिन उसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो 40 mmHg आता है ब्लड कैपिलरी में, यानी कि रक्त वाहिनियों में 40 mmHg ऑक्सीजन आता है। और जो ब्लड कैपिलरी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, यानी कि उसमें पार्शियल प्रेशर होता है 46 mmHg। ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 46 mmHg, और 46 में से 40 mmHg लंग में जाता है, यानी कि जितना रहता है उससे कम ट्रांसफ़र होता है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। इन दोनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, इनके माध्यम से जो है पार्शियल प्रेशर लगता है, और पार्शियल प्रेशर के माध्यम से जो भी गैसें हैं एक्सचेंज होते हैं। तो अगर 100 mmHg है तो 40 mmHg ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी ब्लड कैपिलरी में है 46 mmHg, उसमें से केवल 40 mmHg ही लंग एल्विलाई में पहुंचता है। इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और यदि चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।